गुड मॉर्निंग। आज हम पवन के अपरदनात्मक स्थल रूपों का अध्ययन करेंगे। शुष्क एवं अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय रेगिस्तानी क्षेत्रों में यांत्रिक यानी भौतिक तथा रासायनिक अपक्षय होता है। रासायनिक अपक्षय है वो शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में सीमित मात्रा में होता है। अपक्षय की क्रिया पर दैनिक एवं मौसमी तापांतर तथा आर्द्रता में विषमता का सर्वाधिक प्रभाव होता है। यानी जो अपक्षय की क्रिया है मरुस्थलीय या शुष्क या अर्धशुष्क क्षेत्रों के अंदर, वहाँ पे जो उस पे जो अपक्षय पे जो की जो क्रिया है उस पे दैनिक और मौसमी तापांतर जो है और आर्द्रता में विषमता का सर्वाधिक प्रभाव होता है। दिन में अधिक तापमान के कारण सेलों के ऊपरी भागों में गर्म होने के कारण प्रसार होता है। रात में कम तापमान के कारण उनमें संकुचन होने से ब्लॉक विघटन की क्रिया होती है। जब चट्टानें एकदम तृप्त होती हैं, अधिक गर्म होती हैं और जब उन पे हल्की फुहार पड़ती है यानी हल्की वर्षा होती है तो चट्टानों में चिटक जाती हैं। दिन में अधिक तापमान और वाष्पीकरण तथा रात में तापमान के गिरावट के कारण नमक रवीकरण की प्रक्रिया तेजी से होती है, जिसके अंतर्गत चट्टानों में स्थित रिक्त स्थानों, सुराखों आदि में नमक के कणों की वृद्धि होती है, जिस कारण जो सुराख होते हैं कि जो दीवारों पर दबाव बढ़ने से सेलें ढीली पड़ जाती हैं और उनमें विघटन प्रारंभ हो जाता है और इसे ही साल्ट वेदरिंग कहा जाता है। जिन क्षेत्रों में कम से कम बरसात के मौसम में वायु में पर्याप्त आर्द्रता रहती है उनमें रासायनिक अपक्षय क्रिया सक्रिय हो जाती है। पेड़ों की जड़ों में स्थित सूक्ष्म जीवों द्वारा जैविक अपक्षय भी होता है। अपक्षय की क्रिया द्वारा कुछ विशिष्ट स्थलाकृतियों या आकृतियों की उत्पत्ति होती है। तो पवन के द्वारा जो अपरदनात्मक स्थल रूप हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जो है कि पवन के द्वारा जो अपरदन से जो स्थलाकृति बनती है उसमें छत्रक शिला है वो सबसे महत्वपूर्ण है। ये एक ऐसी स्थलाकृति है जहाँ पवन के मार्ग में अवस्थित चट्टानी स्तंभ का निचला भाग मुख्यतः 30 फीट की ऊंचाई अपघर्षण एवं वायुदाब के कारण अपरदित हो जाते हैं और ऊपरी भाग में पवन की अपरदनात्मक क्षमता कम हो जाती है। अतः ऊपरी चट्टान छत्रक के रूप में कार्य करता है और कभी कभी कई दिशाओं में पवन जब का प्रभाव की स्थिति होती है तो स्थलाकृति का विकास गोल आकार में भी हो जाता है। इसकी तुलना पीपल या बरगद के वृक्ष की जा सकती है। दूसरी जो मुख्य स्थलाकृति है वो है यार्डंग स्थलाकृति। इसका विकास वैसे मरुस्थलीय प्रदेश में होता है जहाँ कठोर एवं मुलायम चट्टानें लंबवत स्थिति में सतह पर पवन के प्रभाव से मुलायम चट्टानों का तेजी से अपरदन हो जाता है एवं उबड़ खाबड़ स्थलाकृति विकसित होती है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के 7 हिडन जो पार्क है वो इसका सबसे मुख्य उदाहरण है। यानी यार्डंग जो स्थलाकृति है वो उस स्थिति में बनती है जब कठोर और मुलायम चट्टानें लंबवत स्थिति में होती हैं और पवन के प्रभाव के कारण जो मुलायम चट्टानें होती हैं उनका तेजी से अपरदन हो जाता है, तो इससे एक उबड़ खाबड़ स्थलाकृति का विकास होता है। उसे ही यार्डंग स्थलाकृति कहते हैं। जूजेन इस स्थलाकृति का विकास वैसे प्रदेश में होता है जहाँ चट्टानें हॉरिजॉन्टल किंतु वैकल्पिक अवस्था में हों, यानी कठोर चट्टान की परत, उसके नीचे मुलायम चट्टान की परत, उसके नीचे कठोर चट्टान की परतें, यानी क्षैतिज और हॉरिजॉन्टल रूप से वैकल्पिक अवस्था में एक के बाद कठोर और मुलायम चट्टानें होती हैं, वहाँ पे इस स्थलाकृति का निर्माण होता है। ऐसी स्थिति में भौतिक ऋतुसरण के कारण चट्टानों में दरार पड़ जाती हैं और उन्हीं दरारों से वायु अंदर चली जाती है और नीचे के मुलायम चट्टानों का तेजी से अपरदन करती है। इससे एक स्थलाकृति का विकास होता है जो देखने में दवात की तरह होता है। यह स्थलाकृति अमेरिका के एरिज़ोना और फ्लोरिडा राज्य में बहुलता से देखने को मिलती है। इसके पश्चात आता है भूस्तंभ। वह स्थलाकृति है जहां मुलायम चट्टानों के स्तंभ होते हैं किंतु उस स्तंभ के शीर्ष पर कठोर चट्टानें अवस्थित होती हैं। अधिकतर जो स्थलाकृतिक वैज्ञानिकों के अनुसार जूजेन का ही अग्र विकसित रूप है वो भूस्तंभ होता है। इसके भी उदाहरण ओरिजोन और फ्लोरिडा मरुस्थल में देखने को मिलते हैं। इसके पश्चात आता है वातगर्त।
और पुल और खिड़की। इससे पहले हम खिड़की और पुल स्थलाकृति का अध्ययन करते हैं। मरुस्थलीय प्रदेश में यदि कोई चट्टानी स्तंभ है वो विषम संरचना द्वारा निर्मित हो और उस पर प्रचलित वायु का प्रभाव हो तो वायु द्वारा प्रथमतः मुलायम चट्टानों का अपरदन होगा। इससे विषम संरचना प्रदेश में कई ऐसे छिद्र बन जाते हैं जो आर पार दिखाई देने लगते हैं। बाद में उससे वायु अपवाह होने लगता है और पवन द्वारा छिद्र के किनारे लगातार अपरदित किए जाने से वे एक दूसरे से मिल जाते हैं और एक मेहराब नुबी आकृति बनती है जिससे मरुस्थलीय पुल बनते हैं। आर पार दिखाई वाले छिद्रों को मरुस्थलीय खिड़की कहा जाता है। ये स्थलाकृतियां सहारा मरुस्थल, खासकर लीबिया, दक्षिणी मोरक्को, मिस्र, अरब प्रायद्वीप में देखने को मिलती हैं। अपरदन विकसित अन्य स्थल रूपों में अपवाह बेसिन या वात गर्त है, वो भी महत्वपूर्ण है। सतह के ऊपर असंगठित तथा कोमल सेलों को पवन अपने अपवाह या उड़ान की क्रिया से प्रभावित करके उसके ढीले कणों को उड़ा ले जाती है, जिस कारण अनेक छोटे छोटे गर्तों का आविर्भाव बन जाते हैं और धीरे धीरे ये गर्त आकार और गहराई दोनों में बढ़ते जाते हैं। परंतु इन गर्तों की गहराई का अंतिम जो सीमा है वो ग्राउंड वाटर टेबल होती है, भूजल स्तर होता है, द्वारा निर्धारित होता है। चूंकि मुलायम चट्टानों में या तो भूमिगत जल होता ही नहीं, यदि होता भी है तो अधिक गहराई पर मिलता है। यही कारण है कि अपवाहन के कारण इन गर्तों का निर्माण सागर तल से कई मीटर नीचे तक हो जाता है। पवन द्वारा असंगठित और ढीले कणों को उड़ा लिए जाने से निर्मित गर्त को अपवाहन बेसिन कहते हैं। चूंकि इन गर्तों का निर्माण पवन द्वारा होता है इसलिए पवन गर्त या वात गर्त भी या ब्लो आउट भी इसे कहा जाता है। इनका आकार प्राय तस्त्रीनुमा होता है। इसके पश्चात आता है इंसेलबर्ग। इंसेलबर्ग जर्मन भाषा का पारिभाषिक शब्द है जिसका तात्पर्य पर्वत, द्वीप या द्वीपीय पर्वत होता है। वास्तव में विस्तृत रेगिस्तान क्षेत्र में जब कठोर चट्टानों के में सामान्य स्तर से ऊंचे ऊंचे टीले इस तरह लगते हैं मानो सागर स्थित द्वीप हो या मरुस्थल में अपक्षय तथा अपरदन के कारण कोमल जो चट्टानें होती हैं आसानी से कट जाती हैं, परंतु कठोर शैलों के अवशेष भाग ऊंचे ऊंचे टीलों के रूप में बच जाते हैं और इस तरह के टीलों या टापुओं को इंसेलबर्ग कहा जाता है। इसके पश्चात आता है जालीदार शिला। मरुस्थलीय भागों में जब पवन के सामने ऐसी चट्टानें होती हैं जिनकी संरचना विभिन्न स्वभाव वाली चट्टानों से हुई होती है, अर्थात कि विभिन्न भागों में कठोरता में पर्याप्त विभिन्नता होती है, यानी ऐसी चट्टानें जिनके जो अलग अलग भाग हैं उन चट्टानों की कठोरता और कोमलता में विविधता होती है, तो पवन रेत कणों की सहायता से अपघर्षण द्वारा सैलों के कोमल भागों को तो अपरदित कर उड़ा ली जाती है, परंतु जो कठोर भाग होते हैं वो अपने स्थान पर ही रहते हैं या यथास्थिति रहती है उनकी। इस प्रकार के अपरदन के कारण सैल जो चट्टान के भाग में जाली का निर्माण हो जाता है और इस तरह के सैल को ही जालीदार सैल या जालक शैल कहा जाता है। धन्यवाद।